अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूँ खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। कद्दू की खेती कर अच्छी आय कमा रहे किसान की कहानी। अधिक आय हेतु कैसे करें बटन मशरूम का उत्पादन। किसान भाइयों, हमारे कार्यक्रम का मकसद है आप तक खेती बाड़ी की उन्नत कृषि तकनीकों को पहुंचाना और साथ ही प्रगतिशील और सफल किसानों से आपकी मुलाकात कराना, ताकि आप इन्हें देखकर कृषि से अच्छा लाभ ले सकें। और इसके लिए हम हमेशा प्रयास भी करते रहते हैं। और आज भी हम आपको जिला कटिहार के प्रगतिशील कृषक अनिल कुमार सिंह से मिलवाने जा रहे हैं, जो कि कद्दू की खेती करके अच्छी आय कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी सफलता की कहानी। किसान भाइयों, जिला कटिहार में एक छोटा कस्बा है सिरसा, जहाँ रहते हैं प्रगतिशील किसान अनिल कुमार। इनके पास 2 एकड़ जमीन है और ये साल भर विभिन्न फसलों की खेती करते हैं तथा दिसंबर जनवरी माह को छोड़कर साल भर 20 डेसिमल एरिया में लौकी यानी कद्दू की खेती है, जिससे ये प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक उत्पादन लेकर अच्छी आय कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे और सबसे पहले जानते हैं इनके और व्यय के बारे में। कद्दू हम बहुत दिनों से करते हैं और कद्दू बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसमें कम लागत में ज़्यादा बेनिफिट है। कद्दू में थोड़ा मेहनत ज़्यादा है, इसको बाजार भाव ज़्यादा है और डिमांड इसका ज़्यादा है, बिक्री ज़्यादा है। तो हम हर बार जो है सो सीजन में मतलब 5-5 कट्ठा के हिसाब से हर बार अलानी खेती करते हैं कद्दू को। इसमें एकड़ में खर्च वही गोबर खाद नहीं देते हैं तो सड़ी हुई गोबर 8 टेलर हम लोग देते हैं एकड़ में। एकड़ में 8 टेलर का कॉस्ट हो गया मोटा मोटी 10,000 रुपया। उसके बाद जो है से इसको जोत बढ़िया से करते हैं, दोमट मिट्टी होनी चाहिए ज़मीन, और जोत बढ़िया से करने में 3,000 रुपया एकड़ में खर्च लगता है। उसके बाद बीज और बीज उपचार से 1,000 रुपया लगता है। इसमें बीज बहुत कम लगता है खर्च, इसलिए 1,000 में बीज हो जाता है एकड़ का। उसके बाद जो है सो बाँस, इसमें अलान में कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाता है बांस का खुट्टा में। उसके बाद इसमें बीच में पार देना पड़ता है तार का। उसके बाद तागा जो है सो देना पड़ता है, मेरना पड़ता है, लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट और बांस से मोटा मोटी हम रख लेते हैं 20,000 रुपया लगता है एकड़ में इसमें। उसके बाद जो है से इसमें 45 दिन से फलना, वही हल्का फुल्का स्प्रे लगता है। स्प्रे भी ज़्यादा इसमें हाई पावर जहरीला नहीं होता, हल्का हम लोग बायो का दवाई नहीं जहरीला होता, वही दवाई स्प्रे करते हैं। 1 से 2 स्प्रे 3 स्प्रे में हो जाता है। एगो फंगस का स्प्रे कर देते हैं और 2 हल्का बायो का जो है वही स्प्रे कर देते हैं, उसी में हो जाता है। इसमें ज़्यादा स्प्रे भी नहीं लगता है। लेकिन मेन खर्च इसमें अलान में है, अलान देने में बांस का खर्च और तागा लेबर कॉस्ट है। मोटा मोटी टोटल जोड़ के हम जोड़ते हैं तो वही 35 से 40 हज़ार तक खर्चा जाता है। और आमद इसमें मोटा मोटी वही 70 से 80 हज़ार रुपया होता है। शुद्ध लाभ वही 30,000 रुपया 35,000 रुपया एकड़ में हो जाता है, सब काट के 30 से 35,000 एकड़ में। किसान भाइयों, इन्होंने बताया कि ये 20 डेसिमल क्षेत्र से कद्दू की खेती करके लगभग 30 क्विंटल का उत्पादन अभी तक ले चुके हैं, जिससे इन्हें अच्छी आय की प्राप्ति हुई है। किसान भाइयों, अनिल कुमार जी ने बताया कि 2 एकड़ क्षेत्र में से 20 डेसिमल क्षेत्र में कद्दू की खेती करते हैं।
तथा पहली फसल 90 दिन में समाप्त हो, इसके पहले ही वो दूसरी बार कद्दू खेती के लिए नर्सरी तैयार करते हैं। इस प्रकार खेती का यही क्रम रखते हैं। और आइए अब जानते हैं इनसे कद्दू की खेती के बारे में। पहले बीज को लाते हैं बाजार से, गोल वाला या कुछ लंबा वाला भी लाते हैं, लेकिन गोल वाला ज़्यादा लगाते हैं। तो बीज लाते हैं, बीज ला के उसके बाद फूलने के लिए डाल देते हैं रात में। उसका सुबह में छान के उसको शोधित करते हैं, बीज उपचार करते हैं थ्योरम से या बाविस्टीन से उपचार करके। उसके बाद तब क्यारी बना के नर्सरी में गिराते हैं। नर्सरी में गिरा के जब हो जाता है पौधा 15 दिन का, तो वहाँ से थल्ला मार मार के और फिर खेत में लगाते हैं, 5 कट्ठा का टुकड़ा में लगाते हैं। लगा के फिर उसमें झांकी गाड़ दिए, फिर उसमें बांस का अलान दिए, तागा दिए, तार दिए। उसके बाद जो है से उसको कद्दू को ऊपर सुतरी से बांध दिए करची में, और तब अलान पर चढ़ा दिए। तो 45 दिन में कद्दू जो है, जिस दिन से जकीरा गिरा उस दिन से लेके 45 दिन का पौधा फलने लगता है। और 45 दिन से लेके 90 दिन तक, मतलब 45 दिन वो फलेगा, कटेगा। 45 दिन कद्दू को तोड़ के मार्केट में बेचेंगे। और ये 45 दिन में अच्छा बेनिफिट कद्दू दे देता है। मतलब 90 दिन का ये क्रॉप हुआ, 3 महीना का। और कद्दू जो लगाते हैं तो इस बार तो हम वर्मी कंपोस्ट में लगाए हुए हैं, इसमें खाद नहीं दिए हैं। ये वर्मी कंपोस्ट सिर्फ जड़ दे दिए हैं कद्दू को 2 बार, और पानी पटाए हैं, अलान दे दिए हैं। बहुत बढ़िया फला हुआ है। इस छठ में बहुत बढ़िया रेट भी आ गया है। कद्दू से अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। आज कृषि केवल जीविका का साधन ही नहीं बल्कि एक व्यवसाय का रूप भी ले चुका है। इसलिए आज के समय में किसान कम समय और कम जगह में कृषि सह व्यवसायों को अपनाकर अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। और यदि कृषि सह व्यवसायों के तहत बटन मशरूम की बात करें तो ये कम लागत में आय का अच्छा स्रोत है। अतः जो किसान बटन मशरूम की खेती करना चाहते हैं वो बटन मशरूम का सफल उत्पादन कैसे करें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सबौर जिला भागलपुर की कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर अनीता कुमारी से। भाइयों, आज हम लोग बटन मशरूम की खेती के विषय में जानेंगे। और इसकी खेती थोड़ी सी तकनीकी इसकी अलग है। इसकी खेती हम लोग 3 चरण में करते हैं। सबसे पहले इसके लिए कंपोस्ट बनाते हैं, फिर उस कंपोस्ट में हम लोग बिजाई करते हैं, फिर केशिंग करते हैं। और इसकी खेती जो करते हैं वो कंपोस्ट, एक विशेष प्रकार से कंपोस्ट तैयार किया जाता है। किसान भाइयों, बटन मशरूम की खेती का मुख्य आधार कंपोस्ट खाद है। तो दीर्घ अवधि विधि में कंपोस्ट बनाने के लिए आवश्यक सामग्री है गेहूं का भूसा 300 किलोग्राम, गेहूं का चोकर 15 किलोग्राम, केसीएन 9 किलोग्राम, एसएसपी 3 किलोग्राम, एमओपी 3 किलोग्राम, यूरिया 3 किलोग्राम, जिप्सम 30 किलोग्राम, फ्यूरोडॉन 30 ग्राम और इन सभी को मिलाकर फर्श पर ढेर बना लेते हैं। इसके बाद इसकी पलटाई करते हैं। प्रथम पलटाई 6ठे दिन और दूसरी पलटाई 10वें दिन, तीसरी पलटाई 13वें दिन और इसके बाद 16, 19 और 25वें दिन करते हैं। इस प्रकार से कंपोस्ट तैयार होता है। और हर पलटाई में ये भी ध्यान देंगे कि यदि नमी नहीं है तो उसमें हम आवश्यकता अनुसार नमी भी देंगे। तो ये ओपन में हम लोग करते हैं तो बहुत तरह के कवक, बहुत तरह के जीवाणु उसमें इन्फेक्टेड कर देते हैं। इसके लिए उसको पास्चराइज करना जरूरी है, निर्जीवीकृत करना जरूरी है। निर्जीवीकृत करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका कंपोस्ट जो तैयार हुआ, इस कंपोस्ट में 1.5 लीटर आपका फॉर्मलिन लेते हैं, 50 ग्राम बेबस्टिन लेते हैं और 40 लीटर पानी। ये 1 टन कंपोस्ट के लिए ये है इसको। और फिर उस कंपोस्ट में हम लोग पूरे अच्छे से मिला देते हैं। मिलाने के बाद उसको पॉलीथीन शीट से हम लोग उसको ढक देते हैं। 24 से 48 घंटे तक उसको हम लोग ढक के रखते हैं ताकि उसका गैस बाहर नहीं निकले, पूरा गैस अंदर रहे और वो पूरी तरह से निर्जीवीकृत हो जाए। अब हम लोग अच्छे किस्म का, हम लोग अच्छे जगह से
अच्छा बीज हम लोग स्पॉन, जिसे कि मशरूम का बीज को स्पॉन कहते हैं, स्पॉन ले आए। स्पॉन हमारा गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, उसमें किसी तरह का चिपचिपाहट नहीं हो। अब स्पॉन की हम लोग बिजाई करेंगे। बीज सतह पे बिजाई करते हैं कि उसमें क्या करते हैं कि जो हमारा जिस बेड पे डालना है, या हम यदि हम बांस का बेड बनाए हैं तो उस पर डालेंगे, या फिर कोई कार्टून है उसमें डाल सकते हैं, या फिर कोई बांस का हम लोग बनाए हैं बॉक्स उसमें डाल सकते हैं, या फिर पीपी पन्नी में। तो उसमें हम लोग कंपोस्ट को डाल देते हैं। उसके बाद उसके सतह पर हम लोग मशरूम का स्पॉन डालते हैं। उसके बाद 2 इंच पुनः कंपोस्ट डाल देते हैं और उसको हल्का हल्का दबा करके उसके ऊपर निर्जीवीकृत पेपर को से ढक देते हैं। और जहाँ भी हमारा कक्ष है उस कक्ष में हम लोग उसको मशरूम जो उत्पादन इकाई है जिसमें हम लोग उसको उत्पादन करना चाहते हैं उस इकाई में हम लोग रखते हैं। पेपर को हटा दें, जो आपने अखबार से ढका था उस अखबार को आप हटा दीजिए। उसके ऊपर इसका 2 से 3 सेंटीमीटर का एक मोटा लेयर डाल दें इस मिट्टी का पूरे कंपोस्ट पर। उसके बाद अब फिर आप देखेंगे लगभग यदि 15 से 10 दिन के बाद, 15 से 20 दिन के बाद आप उसमें छोटा छोटा पिनहेड आपका निकल रहा है, बिल्कुल मोती ऐसा निकलेगा। और वो फिर 2 से 3 दिन के अंदर बढ़ के तोड़ने लायक हो जाता है। फिर उसको आप तोड़ें और तोड़ने के बाद ये आप ध्यान रखें कि जो आपने केसिंग सॉइल बनाया था उस केसिंग सॉइल को उसी समय आप ज़्यादा बनाएं, जितना आपको आवश्यकता है उससे ज़्यादा बनाएं। और उस केसिंग सॉइल को अलग से निर्जीवीकृत जगह पे, अच्छे जगह पे रखें। और जब आप मशरूम की तुराई करते हैं तो उसका जो घाव होता है जहाँ से वो टूटता है वहाँ पर उस केसिंग सॉइल को पुनः डाल दें। और इस तरह से 1 क्विंटल कंपोस्ट में आपका 10 से 15 किलोग्राम बटन मशरूम का उत्पादन होता है। और ऐसे कई जो सीजनल ग्रोअर हैं, कई मशरूम उत्पादक 18 से 20 केजी भी प्रति क्विंटल कंपोस्ट में मशरूम का उत्पादन लिए हैं। तो यह आपके ऊपर है कि आप कितनी सावधानी से इसका उत्पादन करते हैं, कितना सावधानी से आप इसको देखभाल करते हैं, उस अनुसार आपका उत्पादन में 19-20 हो सकता है। आगे और भी हैं रोचक जानकारियां, पर यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अमरूद के बाग प्रदेश में सभी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं और जो भी किसान इनके बाग लगा रखे हैं उनके बागों में फलों का विकास हो रहा है। तो ऐसे समय में इन फल बागों की विशेष देखरेख की जरूरत होती है, तभी गुणवत्ता युक्त फलों की अधिक उपज मिलेगी। तो इस समय अमरूद के बाग में कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, ये जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विजय अग्रवाल से। किसान भाइयों, आज मैं आपको अमरूद के बगीचे की देखभाल के विषय में जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, अगर हम बात करते हैं अमरूद में साल में 3 बार फलन आता है। और इस समय की जो बहार है, जो सर्दियों की बहार होती है, जो इसको हम बोलते हैं हस्त बहार बोलते हैं, पर फलन की स्थिति पे आ गया है और कुछ ही समय में ये फल बाजार में जाने लगेंगे। अमरूद के बगीचे से गुणवत्ता युक्त अधिक फलों की प्राप्ति के लिए संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना होता है। तो आप किस तरह से करें पोषक तत्व प्रबंधन, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। इसमें हमने आधार खाद के रूप में तो खाद गर्मियों के समय में दे ही दी थी, लेकिन इस समय जिन किसान भाइयों ने ड्रिप के माध्यम से बगीचा लगा रखा और जो सिंचाई ड्रिप के माध्यम से दे रहे हैं, वो अंशंशित मात्रा में जल में घुलनशील उर्वरक जो है, इसमें 19-19, 052, 34 और 0050 का अंशंशित मात्रा में सिंचाई के साथ इसमें प्रयोग अवश्य रूप से करें। किसान भाइयों, अभी ठंड का मौसम चल रहा है और अमरूद के बगीचों में फल लगे हुए हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप अमरूद के बागों में सिंचाई प्रबंधन करते हुए मल्चिंग कैसे लगाएं, आइए जानते हैं।
किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने, जैसे मैंने बताया है कि टपक सिंचाई लगा रखी है, उनको नियमित रूप से इसमें सिंचाई करनी है। 1 से 2 दिन के अंतराल पर हमको सिंचाई करनी है। और जिन्होंने इसमें जो बहाव पद्धति से देते हैं, क्यारी विधि से पानी देते हैं, उनके लिए भी हफ्ते में एक बार मौसम के अनुरूप हमको सिंचाई करना आवश्यक होती है। इसके बाद आप ध्यान रखें कि अगर आपने ड्रिप विधि से कर रहे हैं तो नीचे आप मल्चिंग का या प्लास्टिक मल्चिंग या प्लास्टिक की जो पलवार है या फिर धान की पुआल है, उससे आप जमीन को ढक दें, जिससे जो पौधों का जड़ों का जो क्षेत्र है वहां पर खरपतवार नहीं होंगे और जो पोषक तत्व आपने पौधों को दिए हैं वो अच्छी प्रकार से पौधों को मिलेंगे और उसका जो खरपतवार जो उसका बंटवारा कर लेते हैं वो नहीं हो पाएगा। अमरूद के फलों में फल मक्खी कीट का आक्रमण तो होता ही है, साथ ही साथ छाल खाने वाली इल्ली का भी प्रकोप होता है। तो आप किस तरह से करें इन कीटों का नियंत्रण, आइए जानते हैं। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि इस समय कई प्रकार के इसमें आप देखेंगे कि कभी कभी कहीं पर फल मक्खी का भी प्रकोप दिखाई देता है, जिसमें फलों में छेद हो जाते हैं और इस प्रकार के जो फल होते हैं वो झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। इससे जो इसका मार्केट वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। सबसे पहले ऐसे ग्रसित फलों को निकाल कर नष्ट कर दें और इसके बाद अगर आवश्यक है तो कोई भी सिस्टमिक कीटनाशक का जैसे कि आप इसमें आप ले सकते हैं, इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग कर सकते हैं। इसका छिड़काव जो हमारा बगीचा है उसमें कर दें। एक कीड़ा और देखने में आता है कि कभी कभी इसमें देखेंगे, विशेषकर जो पुराने बगीचे हैं और जिनमें इस समय फलन है, उसमें एक छेद करने वाली इल्ली और इंडरबिला नामक का कीट जो होता है, जो तने के अंदर का भाग खाकर नुकसान पहुंचाता है और पौधा ऊपर से सूखा हुआ दिखाई देने लगता है। जो पौधा है उसके ऊपर जाला समान आपको दिखाई देगा, जहां से विशेषकर 2 शाखाएं जहां से जुड़ी हुई रहती हैं वहां पर इस प्रकार के छेद आपको दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से उसके जाले को साफ कर दें। उसमें जो छेद है उसमें कोई पतला तार डालकर उसको, कीड़ा अंदर है उसको मार दें और इसके अलावा क्लोरोपाइरीफॉस में एक जो कॉटन होता है या रुई होती है उसको भिगोकर उसके अंदर डालकर ऊपर से गीली मिट्टी से उसको भर दें। तो इस प्रकार से अगर इस प्रकार का कीट है तो उससे भी हमारी जो पौधे हैं उसको सुरक्षा मिलेगी और पौधे में जो सूखने की समस्या आती है वो भी इसमें कम होगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला वैशाली के कृषक रमेश कुशवाहा ने। यह चने की फसल में होने वाले उकटा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रमेश कुशवाहा जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, अभी आपने चना की फसल में लगने वाले उकठा रोग की पहचान के लक्षणों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं इस रोग के समन्वित नियंत्रण के बारे में। जैविक फफूंदनाशी ट्राइकोडर्मा विरिडी की 5 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। यदि ये दवा उपलब्ध नहीं हो तो आप रासायनिक फफूंदनाशी
इसके बाद भी अगर इस रोग का प्रकोप फसल में दिखाई दे तो आप रोग की प्रारंभिक अवस्था पर ही रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें और खेत में सिंचाई भी न करें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। टपक सिंचाई पद्धति से लाभ और रखरखाव पर जानकारी। भरपूर उपज हेतु गन्ने की वैज्ञानिक ढंग से बुआई। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadattabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर इसी समय होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।